नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। नस्ली हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं। आज उन्होंने अलग अलग नागरिक समूह के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उनकी बातचीत का पूरा जोर मैतेई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों से बात कर उन्हें एक दूसरे के प्रति कटुता खत्म करने के लिए मनाने समझाने पर रहा। इस बीच मणिपुर के अलग अलग इलाकों में शांति बहाली के लिए सेना और अन्य केंद्रीय बलों के 35,000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि मणिपुर में कितने समय तक सुरक्षा बलों की इतनी बड़ी तैनाती जारी रह सकती है। अमित शाह आज कुकी बहुल चूड़ा चांदपुर भी गए, जो हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए अमित शाह ने सबसे पहले महिला नेताओं के साथ बैठक की। उन्हें एहसास है कि मणिपुर का मातृमूलक समाज शायद अपनी महिलाओं की बात ज्यादा सुनेगा। वो अलग अलग समूहों से मिल रहे हैं। शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मणिपुर में महिला नेताओं के समूह के साथ बैठक की। मणिपुर के समाज में महिलाओं की भूमिका के महत्व को दोहराया। मिलकर हम राज्य में शांति एवं खुशहाली बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वैसे जिन इलाकों में सेंट्रल और सदर्न मणिपुर में हिंसा ज्यादा हुई, वहां सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इस वक्त हम एक अलग स्थिति में हैं। हम दोनों समुदाय को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बीच टकराव हो रहा है। हमने बेहतरीन काम किया है और बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई है। मणिपुर में चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं और इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि वे शांत हो जाएंगी। असली चुनौती उस साझा जमीन की तलाश की है, जहां कुकी और मैतेई समुदायों को साथ में लाया जा सके। कोशिश ये हो रही है कि जो इस हिंसा में विस्थापित है, उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया जाए। जो उग्रवादी कैंपों से बाहर आए हैं, उन्हें वापस वहां भेजा जाए। जो हथियार लूटे गए हैं, उन्हें भी वापस लिया जाए। राज्य में हथियारों की आसानी से उपलब्धता ने भी पूरी स्थिति जटिल कर दी है। राज्य दशकों तक उग्रवाद से प्रभावित रहा है। वैसे केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक मणिपुर की हिंसा में 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मणिपुर की समस्या ये है कि कोई किसी की वहां पर सुनने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता इम्फाल में कर सकते हैं, ताकि शांति बहाली का जो प्रोसेस है वहां पर दोबारा से शुरू किया जा सके। आखिरकार बातचीत के जरिए ही अमन का रास्ता निकलेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पिछली बीजेपी सरकार के कई फैसले बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का कहना है कि दंगे फसाद से जुड़े मुकदमों के साथ पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलाव की समीक्षा भी की जाएगी। चुनाव से पहले कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि धर्म परिवर्तन रोकथाम जैसे कानून उनकी सरकार बनने पर खत्म कर दिए जाएंगे। लेखकों, विचारकों और कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुलाकात की तस्वीर। इन लोगों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि बीजेपी के शासनकाल में स्कूली किताबों में जो बदलाव किए गए हैं, उनकी समीक्षा करके जो तर्क संगत नहीं है, उन्हें बदल दिया जाए। पिछले साल एक बड़ा विवाद शुरू हुआ था, जब 8वीं की कन्नड़ा भाषा की किताब में बदलाव कर लिखा गया कि अंडमान निकोबार जेल से वीर सावरकर बुलबुल पक्षी के पंखों पर बैठकर देश का जायजा लेने आते थे। इसी तरह सवाल कुछ मुकदमों पर भी उठे कि पुलिस ने सरकार की शह पर कार्रवाई की। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने लेखकों को भरोसा दिलाया कि नफरत की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोरल पुलिसिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की सोच पर गलत असर डालने वाले विषय पाठ्यक्रम से हटाए जाएंगे। कन्नड़ा भाषा के लेखकों, अनुसूचित जाति आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं, किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए गलत मुकदमे वापस लिए जाएंगे। We will have to do that because it is all distortion of history and the way the textbooks were written were definitely with an ideology in mind. So we need to remove that and we need to see that history is represented with facts, not fiction. Main intention is to give a very clean education for our children, which is our main goal, and we are going to do that. For that, whatever has to be changed will be changed. सवाल उन दो कानूनों को भी लेकर उठ रहे हैं जो बीजेपी शासनकाल के दौरान पिछले 3 सालों में बनाए गए थे, जैसे धर्म परिवर्तन रोकथाम कानून
और कर्नाटका मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण कानून, जिसे गौ हत्या रोकथाम कानून के तौर पर जाना जाता है। बीजेपी का कहना है कि राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। Many vindictive measures and decisions are being taken by the Siddaramaiah government. He started with, we will not entertain political vendetta politics. But on the contrary, they are only indulging in vendetta politics. BJP is prepared to face any challenges posed by this ruling party outfit. टेक्स्ट बुक्स में किस तरह के बदलाव लाए जाएंगे और किन मुकदमों की समीक्षा की जाएगी, यह फिलहाल तय नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अलग से एक बैठक बुलाई है, लेकिन उनकी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे लोक लुभावने वादों को पूरा करने की है, जिसकी बुनियाद पर उनकी पार्टी ने यहां कर्नाटका में एक बड़ी जीत हासिल की। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है पहलवानों के आंदोलन से जुड़ी हुई। वही खबर ये है हरिद्वार से कि अब पहलवानों ने फैसला किया है कि वे अपने पदक नहीं बहाएंगे गंगा में। इससे पहले उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो गंगा में अपने पदक बहाने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। वहाँ वो पहुँच भी गए थे, लेकिन वहाँ पर नरेश टिकैत के समझाने पर वे मान गए। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्यों बदला है पहलवानों ने अपना फैसला? देखिए, वहाँ पर जी पहलवान पहुंचे थे जैसे, और लगातार जो अनौपचारिक तौर पर सरकार के भी कई लोग इन पहलवानों से बात कर रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये पहलवान लगभग 5:45 के करीब पहुंचे हर की पैड़ी में, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से मेहनत से उन्होंने मेडल अर्जित किए हैं, वहां पर साक्षी मलिक हो या विनेश हो, ये सब रोने लगे वहां पर फूट कर। और थोड़ी देर में वहां पर नरेश टिकैत भी पहुंचे और कुछ और बैक चैनल से भी कुछ बातचीत हुई। नरेश टिकैत ने भी समझाया कि आपने ये मेडल जो है बहुत मेहनत से देश के लिए जीते हैं, और ये मेडल जो है सिर्फ उनके नहीं है, 150 करोड़ देशवासियों के हैं। ऐसे में मेडल को ना बहाएं, जो लड़ाई है वो दूसरे तरीकों से लड़ी जाए, प्रदर्शन करते रहें, कहीं और प्रदर्शन किया जाए, दूसरे तरीके से दबाव बनाया जा सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा इनके पहलवानों के साथ है, तो इन पहलवानों को समझाया गया है। उसके बाद ये पहलवान मान गए हैं। इन्होंने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अखिलेश जी, उन्होंने कहा है कि 5 दिन के अंदर सरकार ब्रिजभूषण पर कार्रवाई करे, उसकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो फिर वो कोई ऐसा फैसला लेने पर मजबूर हो जाएंगे जो कि देश के हित में ना हो, या फिर देश हित में ना हो जी सौरभ, आपकी बड़ा कदम या कड़ा कदम हो। फिलहाल 5 दिन का अल्टीमेटम, ठीक है, 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और मेडल नहीं बहाने का फैसला किया है। नरेश टिकैत के समझाने पर मान गए पहलवान। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला जानकारी दे रहे थे, शुक्रिया आपका। और इस बीच जो है सरकार के तमाम नेताओं से भी बात हमारी करने की प्रयास किया है कि कैमरे पर वो बोलें कि आखिर ये क्या मामला है, इनका क्या पक्ष है। जो जानकारी मिली है इस बातचीत से वो आपको बता दें कि 7 साल पुराना आरोप है, कहीं भी आसानी से पहलवान शिकायत दर्ज करा सकते थे। जनवरी में पहलवानों की मांग पर ही ये ओवरसाइट कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने सभी शिकायतों को सुना था। सारी जानकारी कमेटी ने दिल्ली पुलिस को सौंप दी थी। मामले की गंभीरता के कारण ही सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। अप्रैल में फिर से इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहलवानों की मांग पर ही ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए। मामले की जांच नियमों के अनुसार पुलिस कर रही है। एफआईआर की मांग पूरी होने के बाद भी प्रदर्शन जारी रहा है। नई संसद के उद्घाटन के वक्त ये कार्रवाई की गई। पहलवानों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। पहलवान कह रहे हैं कि देश के लिए मेडल जीते, इसलिए उनकी बात को ही सच मान लिया जाए, लेकिन पुलिस की जांच जो है उसका पूरा होने का इंतजार करना चाहिए। तो हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। तो मोदी सरकार ने अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में 1 महीने का महासंपर्क अभियान चलाया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विदेश और संस्कृति मामलों की राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी जुड़ गई है। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जिस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान, क्या इसको अगले लोकसभा चुनाव के अभियान का श्री गणेश मान लिया जाना चाहिए? अखिलेश जी, देखिए, चुनाव आते रहते जाते रहते, लेकिन हर बार जनता के बीच जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना इस सरकार की एक उपलब्धता रही है
कि अकाउंटेबिलिटी लोगों के बीच एस्टैब्लिश करने का काम हमने लगातार किया है और ये उसी का हिस्सा है। वैसे अमूमन ये कहा जाता है मीनाक्षी जी कि 5 साल किसी भी सरकार के लिए काफ़ी नहीं होते हैं, उन्हें ज़्यादा वक्त चाहिए होता है अपनी योजनाओं को, अपने वादों को पूरा करने के लिए। आपकी सरकार को तो अब पूरे 10 साल मिले हैं। क्या लगता है जिन लक्ष्यों को लेकर आप चले थे वे हासिल हो गए हैं या अभी काम बाकी है? देखिए, वो वही बात है कि जितना समय था उसके हिसाब, जिस स्पीड से, जिस तरीके से हमने काम किया है, वो अपने आप में एक उदाहरण है आने वाले समय के लिए भी और गए हुए समय से कंपेयर करने के लिए भी। और आकलन, आप चाहे सड़कों के बनने की स्पीड की बात करें, चाहे आप स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की बात करें, चाहे आप शिक्षण संस्थानों के अंदर सीटें बढ़ाने की बात करें, चाहे आप देश में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, किसी भी क्षेत्र के आप आंकड़े अगर देखेंगे तो वो चौंकाने वाले हैं कि जो काम 70 साल के हैं उनका आप मुकाबला 9 साल के कामों से कर सकते हैं। लेकिन इस देश में सही बात है कि काम अभी काफी बाकी है और वो सब काम भी हमको करना है। कभी भी विकास की यात्रा पूर्ण हो गई ऐसा नहीं मान सकते। आपने अभी मीनाक्षी जी कई उपलब्धियां बताई हैं मोदी सरकार की। पिछले 9 वर्षों में अगर आपके हिसाब से पूछा जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानती हैं? देखिए, पहली बात तो मैं मानती हूँ कि पॉलिसी के लेवल पे एक जो शिफ्ट हुई है पॉलिसी में वो आपको दिखाई दे जाएगी। सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो पार्लियामेंट का उदाहरण है। अगर हम भारत की संसद जो नई बनी है उसका उदाहरण सामने लें तो सामने आता है कि कुछ लोगों ने लगातार उसके बनने में रोड़े अटकाने का काम किया और कभी कोर्ट कचहरी इस बहाने पर उस बहाने पर, जैसे क्लास में एक बच्चा नहीं होता जो कॉन्स्टेंटली शिकायत करने के लिए टीचर के पास जाता है, उसने कागज ले लिया, उसने पेन ले लिया, उस तरीके की हरकत हमको दिखाई दी। बावजूद उसके मात्र 30 महीने के अंदर इतनी बड़ी संसद, वो भी 872 करोड़ के अंदर तैयार हुई है। यानी भ्रष्टाचार का लेश मात्र कहीं संदिग्ध आपको प्राप्त नहीं होता। इतने बड़े प्रोजेक्ट को क्रियान्वयन समय अनुसार किया गया, बेहतरीन खूबसूरती के साथ किया गया, सब व्यवस्थाएं भारत की इस्तेमाल हुई, आर्किटेक्ट्स भी भारत के थे, इलेक्ट्रिशियन भी भारत के थे, कारीगर भी भारत के थे, डिजाइनर भी भारत के थे। तो भारत के लिए एक गौरव का विषय है। तो जो संसद है वो एक सिंबल है, सिंबॉलिक मात्र है कि यही काम बाकी क्षेत्रों में भी हुआ है, इसी रफ्तार से हुआ है और जवाबदेही के साथ हुआ है। एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको देना चाहती हूँ कि पूर्व की सरकारों ने भी माना कि एक नई संसद की जरूरत है, लेकिन वो बनाने के लिए उनका बजट 3000 करोड़ से अधिक का था। पूर्व की सरकारों को मौका मिला देश के बाहर अफगानिस्तान के अंदर एक संसद बनाने का, जो कि हमारी संसद का 1/10वां हिस्सा भी नहीं है और उसके ऊपर भारत के 900 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कई सारी छुपी हुई परतें विकास की यात्रा की, समय की, रफ्तार की और ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की आपके सामने है और संसद उसका एक प्रतिबिंब है। जो आपने तुलना की बात कही है तो एक तुलना ये भी कही जा रही है सोशल मीडिया पर कि अमेरिका की एक जो एम्बेसी है उसको बनाना भी जितना खर्चा आ रहा है उससे भी कहीं कम लागत में भारत का नया संसद भवन बनकर के तैयार हो गया। लेकिन मीनाक्षी जी, जो आपने क्राई बेबी की बात की कि कुछ लोग जो है लगातार इसका विरोध करते रहे, आपके हिसाब से आपका आकलन क्या है कि जब चुनाव होंगे तो क्या जनता विपक्ष के इस जो रवैया रहा है नई संसद को लेकर के, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के, उस पर भी मतदान देते समय अपना ध्यान रखेगी? बिल्कुल रखेगी। और मेरी एक से नहीं कई लोगों से बात हुई। मैं कल पिछले कुछ दिनों में दक्षिण भारत में भी थी और आम लोगों से मेरी बात हुई और उन सबका यही कहना था कि हमारे मन को छूने वाला काम हुआ, क्योंकि जो भारत की परंपराएं देश के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर देखने को मिली, सिंगोल की स्थापना, वो साधु संत अधिनम जो है उनकी उपस्थिति संसद के अंदर, ये कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि भारतीय परंपराओं को तो हमने एकदम दरकिनार कर दिया था और हर उस परंपरा को जो कि भारत के बाहर की थी उसको अपनाने का काम किया था। तो अपनी गौरवान्वित करने वाली परंपराओं को दरकिनार करना,
अपने देश के इतिहास को नकारना और दूसरों की गुलामी करना वही हमारी पहचान बन के रह गया था। लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव में, अमृत काल में जिस प्रकार से देश में विकास की रफ्तार, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण और रफ्तार जिससे काम किया जा रहा है वो सबके समक्ष है। और ऐसे में जो कुछ हुआ है देश के अंदर, उसकी प्रतिक्रिया 100% जनता देगी। और कुछ लोगों ने कफन से इसका, एक कफिन के साथ इसका मुकाबला किया, किसी ने इसको राज्याभिषेक कह के कहा, मतलब लगातार जिसको कहते बदसलूकी सामने दिखाई दी। तो मुझे इस बेईमानी के जवाब में एक ही बात कहनी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत ते देखी तैसी। तो वो जो प्रभु की मूरत है वो आने वाले चुनावों में जनता के मुखार बिंद से इन सबके सामने प्रस्तुत होगी। क्योंकि जो लोग इंस्टीट्यूशंस की कदर नहीं कर सकते, संस्थानों की कदर नहीं करते, लोकतंत्र की दुहाई झूठ मूठ में देते हैं, उसका जवाब तो देश की जनता ही देगी। मीनाक्षी जी, हमने देखा पिछले 9 साल में जितने चुनाव हुए, विपक्ष 2 बातों को लेकर खास तौर से मोदी सरकार पर, बीजेपी पर हमला करता है, महंगाई और बेरोजगारी। चुनाव में प्रमुख मुद्दा भी इनको बनाते आए, इसे आप किस तरह से काउंटर करेंगे? देखिए, इसको भी मैं बेईमानी मानती हूं। क्योंकि अगर आप 2 पक्ष देखें, आप देखिए कोरोना की मार पूरी देश दुनिया में, जहां पर अर्थव्यवस्था बड़े बड़े देशों की तहस नहस हो गई, और दूसरा जिस प्रकार की मुश्किलात रही और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिखरा। इन सब की हालात में बड़े बड़े देश जो बहुत विकसित देश थे, जिनकी बहुत आर्थिक क्षमता थी, वो सब संकुचित और सिकुड़ते चले गए। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में फ्रेजाइल 5 में, यानी चरमराई हुई अर्थव्यवस्थाओं में उन 5 में से एक थी। उन 5 अवस्थाओं से, बिल्कुल छिन्न भिन्न होने की अवस्था से उसको टॉप 5 में लाके खड़ा किया गया। यानी कहीं ना कहीं जिस काम की उम्मीद भी नहीं थी वो काम भारत सरकार ने करके दिखाया है। और लगातार जब देश के अंदर 4 लाख किलोमीटर की सड़कें बनी तो रोजगार का भी सृजन हुआ होगा। जब देश के अंदर पहले देश में 70 साल की आज़ादी के बाद 74 से कम एयरपोर्ट्स थे, हवाई अड्डे थे। वो 74 हवाई अड्डे अगर पिछले 9 साल में बने तो कितने लोगों का उसमें जो है रोजगार का सृजन हुआ होगा। सरकारी नौकरियों के अंदर नई भर्तियां हुई, पुलिस के अंदर महिलाओं की भर्तियों का स्थान मिले तो कितने लोगों का रोजगार का सृजन हुआ होगा। 108 अगर यूनिकॉर्न स्थापित हुई हैं भारत में तो कितने लोगों का रोजगार का सृजन हुआ होगा। मुझे लगता है कि गिनती करने का तरीका और राज्य सरकारों के हिस्से के ऊपर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ये वही राज्य सरकारें हैं जिनके यहाँ पर काम नहीं हुआ है। और रोजगार सृजन का जो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने जो भारत मतलब पृथ्वी की जो गोलाई मोटाई है उसकी 1.5 गुना सड़कों का निर्माण किया, वो बिना रोटी रोजगार की उपलब्धि कराए हो गई होगी। संसद को बनाने में 60,000 लोगों के रोटी रोजगार का प्रबंधन हुआ है। आपका जो सैनिकों के स्थान बना, शहीदों का स्मारक बना, उस स्मारक में लोगों को रोटी रोजगार नहीं मिला होगा। नए पोर्ट्स बनाने में लोगों को रोटी रोजगार नहीं मिला होगा। ये जो तरीका है कहने का, ये तरीका ही गलत है। और वही बात है कि दूसरों को कहने से पहले इनको कहिए कि अपने गिराबान में झांक के देखें। आप बताएं कि आपकी राज्य सरकारों के काम पर कितने लोगों को रोजगार मिला, आपने कितने लोगों की स्किल ट्रेनिंग की, किस तरीके से आपने इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम किया। टेलीफोन बनाने की नई कंपनियां लगेंगी तो रोजगार का सृजन होगा, घटेगा। अरे बेकार की बात करने वाली बातें हैं। इनसे पूछिए, आप अपना हिसाब दीजिए, हम अपना हिसाब देने को राजी हैं। शुक्रिया आपका मीनाक्षी जी इस तमाम चर्चा के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो हॉट टॉपिक में इतना ही, नमस्कार।